एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में हमारा क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लेकर आया था। तो ऑर्डिनेंस लेकर आया था सोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड के लिए। क्योंकि कंपनी में जो बहुत ही मिसमैनेजमेंट हो रहा था, तो उसमें काम ढंग से नहीं हो रहा था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको उसमें मैनेजमेंट करने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया था। तो अब स्टेट ने यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी, जो कि कंपनी के सारे अफेयर्स को देखेगा। और शेयर होल्डर को यहाँ पे रोक लिया गया कि अब शेयर होल्डर ना तो डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, ना ही अपॉइंट कर सकते हैं, जब तक कि स्टैट्यूटरी डायरेक्टर्स के हाथ में मैनेजमेंट कंपनी का है। तो स्टैट्यूटरी डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स हैं जो स्टेट अपॉइंट करेगी जिन डायरेक्टर्स को। फिर उसके बाद इस ऑर्डिनेंस को रिपील कर दिया जाता है। देन उसके बाद पार्लियामेंट एक्ट लेकर आती है, जो कि इस ऑर्डिनेंसेस में जितने प्रोविजंस है उन सारों को इनकॉर्पोरेट कर लेती है। जो चिरंजीत लाल चौधरी हैं, जो कि शेयर होल्डर हैं इस कंपनी के, तो वो रिट ऑफ मैंडामस लेकर आते हैं आर्टिकल 32 के अंदर। और उनके ग्राउंड क्या होते हैं चैलेंज के, उससे पहले हम जान लेते हैं रिट ऑफ मैंडामस कब लेकर आते हैं। हम अपने फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए इस रिट को लेकर आते हैं। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं करता है, तो उसको वो अपनी ड्यूटी करे, इसके लिए हम मैंडामस रिट को लेकर आते हैं। एंड जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, उनके इन्फोर्समेंट को रोकने के लिए हम मैंडामस रिट इशू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चिरंजीत लाल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट रिट को लेकर। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, उनका क्या ग्राउंड होता है, वो किस बेसिस पर इस रिट को लेकर आते हैं। वो कहते हैं द पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब होता है इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट। डायरेक्टली तो आप इंक्रोच नहीं कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप सारी पावर्स में हमारे इंटरफेरेंस कर दे रहे हो, क्योंकि आप सारा कंपनी का कंट्रोल अपने अंदर ले रहे हो, उसका पोजीशन भी ले रहे हो। तो जिसकी वजह से आप प्रॉपर्टी का भी पोजीशन ले रहे हो, जिसकी वजह से हमारी राइट टू प्रॉपर्टी की, जो राइट टू प्रॉपर्टी शेयर होल्डर्स और कंपनी को मिला हुआ है, उसका इन्फ्रिंज आप कर रहे हो, उसको रोक रहे हो। क्यों? आर्टिकल 31 जो फंडामेंटल राइट है, वो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था। तो वो कहता था कि आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि फंडामेंटल राइट है। इस समय आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल नहीं रह गया है, अब वो लीगल राइट बन चुका है। तो लेकिन उस वक्त था, क्योंकि ये केस हमारा 1951 का है, तो आप हमारे इस प्रॉपर्टी राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हो। और और आर्टिकल 19 क्लॉज 1F जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमें राइट टू प्रॉपर्टी दे सकता है, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, राइट टू कंट्रोल ऑन द प्रॉपर्टी। तो आप अनजस्टिफाइबल इंटरफेरेंस कर रहे हो, कोई बिना लॉजिक के आप हमारी प्रॉपर्टी का राइट ले रहे हो हमसे। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और ये जो इनेक्टमेंट लाया गया है, ये अगेंस्ट द कंपनी लेकर गया है, जो कि हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को डिनाई करता है, जो हमें आर्टिकल 40 देता है। हमने एक वीडियो में बात करी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है पिटिशनर की कंटेंशन के बाद? वो कहती है कि आर्टिकल 32 के अंदर आप केस कब लेकर आ सकते हो? पिटिशनर को ये एस्टैब्लिश करना होगा कि जो लॉ लेकर आया गया है वो लेजिस्लेचर की कॉम्पिटेंस से बाहर है, वो उसको बना ही नहीं सकती, उस लॉ को लेके आने की पावर नहीं है, और वो पिटिशनर के फंडामेंटल राइट को भी वॉयलेट कर रहा है। तो राइट तभी इन्फोर्स होगा तब वो पिटिशनर का राइट है, वो पिटिशनर का खुद का राइट है, और वो तभी कोर्ट को अप्रोच कर सकता है रिलीफ के लिए। और अपार्ट फ्रॉम द राइट ऑफ द कंपनी, ये भी ज़रूरी है कि मतलब कंपनी का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन हमको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि पिटिशनर जो कि शेयर होल्डर था इस कंपनी में, उसका राइट भी वायलेट हो रहा है।
और सुप्रीम कोर्ट कहती है जो भी सॉवरेन है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके पास इनहेरेंट राइट है आपकी प्रॉपर्टी को लेने का पब्लिक यूज़ के लिए। तो आपकी प्रॉपर्टी को सॉवरेन ले सकती है पब्लिक यूज़ के लिए। और आर्टिकल 31 जो उस वक्त था वो 2 लिमिटेशन लगाता था सॉवरेन अथॉरिटी पर, स्टेट की अथॉरिटी पर। वो कहता था कि मतलब उसमें जो लिमिटेशंस थे उसमें से 2 लिमिटेशंस है। एक फर्स्ट लिमिटेशन हमारा क्या है कि जो स्टेट है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, लेकिन एक्वायर किसके लिए करेगी? सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर करेगी। और दूसरी लिमिट ये है कि आप किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हो तो आपको उसका कंपेंसेशन देना पड़ेगा। भाई आप किसी की प्रॉपर्टी उसको बिना पैसा दिए थोड़े नहीं ले सकते हो, ये तो कंप्लीटली एनार्की हो जाएगी। अब ज़बरदस्ती का काम करे जा रहे हो तो आपको उसका कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा। और इक्वलिटी का मतलब क्या है? इक्वलिटी का मतलब सभी के लिए सेम एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, कोई भी हो, जो जिसके नेचर और सरकमस्टेंसेस सेम है। हमको अलग अलग क्लासेस के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट देना होगा। हम सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, जिसको जितनी ज़रूरत उसको वैसा ट्रीटमेंट। और आप कहीं से भी स्टेट की पावर को नहीं ले सकते हैं कि वो पर्सन्स को क्लासिफाई करे कि किसको हमें क्या राइट देना है। 2 ग्रुप में वो कैसे, मतलब कितने भी ग्रुप में वो कैसे क्लासिफाई करेगा, कैसे बांटेगा लोगों को। और क्लासिफिकेशन उस हद तक, और अगर आप क्लासिफिकेशन लेकर आ रहे हो और वो कुछ हद तक इनक्वालिटी भी कर रहा है, तो इनक्वालिटी करने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग गलत है। एंड एक क्लास के एक जैसे लोगों के लिए हम एक जैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम उनको इक्वलिटी दे रहे हैं, और उस इक्वल प्रोटेक्शन को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। और रीजनेबल क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, भाई जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो होना चाहिए वो रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी बिना कोई लॉजिक के उन लोगों के बीच में क्लासिफिकेशन कर दिया, भले से वो सेम है। तो हम क्लासिफिकेशन एक जैसे लोगों का एक ग्रुप में, अलग तरह के लोगों का अलग ग्रुप में क्लासिफिकेशन करेंगे। ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए, और ये क्लासिफिकेशन अलग अलग लोगों के बीच में होना चाहिए, एक जैसे लोगों के बीच में नहीं है। तभी हम इक्वालिटी सही सेंस में लेकर आए जाएंगे ना। और जो ऑब्जेक्ट हम अचीव करना चाहते हैं उस बेसिस पर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और आर्बिट्रेली नहीं होना चाहिए कि अपनी मर्जी से बस क्लासिफाइड कर दिया। उसका कुछ रीज़न होना चाहिए कि आपने किस बेसिस पर उसको क्लासिफाई करा है। तो इसकी समरी, इस केस में हमने क्या पढ़ा? एक एक्ट बनाया जाता है जिसको चिरंजीत लाल चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरे राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट करता है, क्योंकि एक्ट में ये दिया गया था कि स्टेट चूज़ करेगी, स्टेट नॉमिनेट करेगी अब डायरेक्टर्स को। यहाँ पे शेयर होल्डर्स का राइट ले लिया जाता है। और पिटिशनर इस कंटेंशन के साथ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरे आर्टिकल 31 जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में था, जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था, उसको वायलेट करता है। और ये इक्वल ट्रीटमेंट भी नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या लेट डाउन करती है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। एक जैसे लोगों को हम एक ग्रुप में रखेंगे और उनसे अलग ट्रेट वाले लोगों को अदर ग्रुप में रखेंगे, और इनक्वालिटी इस बेसिस पर कर रहे हैं क्लासिफाइड करके, तो ये इनक्वालिटी नहीं है। और स्टेट की पावर पर भी 2 लिमिटेशंस बताए उन्होंने कहा स्टेट आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ले सकती है, लेकिन कब लेगी? एक तो पब्लिक यूज़ के लिए लेगी, एंड सेकंड वो आपकी उस प्रॉपर्टी को का पैसा भी आपको देगी, उसका कंपेंसेशन भी आपको देगी, उसका कंपेंसेट भी आपको करेगी। और क्लासिफिकेशन रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। 2 लोगों के बीच में अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। एंड अगर कोई आर्टिकल 32 के अंदर कब चैलेंज कर सकता है किसी भी लॉ को? वो तब चैलेंज करेगा तब उसका खुद का लॉ,
खुद का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उस लॉ के थ्रू, तभी वो चैलेंज कर सकता है। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट केस के साथ।